हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हमने स्पेस सेक्टर पार्ट वन को कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने वो सारे इंपॉर्टेंट मिशंस को देखा था जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जिनके पूछने जाने की चांसेस है। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम 2024 के 2025 के इम्पॉर्टेंट इसरो के मिशन, इवन जो अदर स्पेस एजेंसी है लाइक नासा, लाइक यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी, उनके भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये स्पेस सेक्टर का पार्ट सेकंड होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं 10 डेज के अंदर आपको साइंस एंड टेक कंप्लीट करवा दूंगा। तो उसका सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हमने पहले स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर करने का ट्राई किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड बनाया है। चंद्रयान 4 या चंद्रयान 5 समझने के लिए मेरे को 1, 2, 3 समझना पड़ेगा। मंगलयान सेकंड समझने के लिए मुझे मंगलयान 1 पता होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था मिशन गगनयान के रिगार्डिंग, वो भी मैंने कवर कर दिया है। एस्ट्रोसैट सैटेलाइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था 2016 में, वो भी हमने कवर किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो आप एक बार प्रीवियस क्लास दिखेगा। प्रीवियस क्लास देखने के बाद जो ये प्रेजेंट क्लास है, ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी। जो ये पार्ट सेकंड है, ये क्लास इतनी एसेंशियल है, इतनी एसेंशियल है, मैं आपको बताऊं यूपीएससी के लिए, क्योंकि इसमें 2025 के तो इम्पॉर्टेंट मिशन है ही, 2024 के भी हैं। और ना सिर्फ इसरो के, मैंने ट्राई करा है कि हम अदर स्पेस एजेंसी, चाहे वो रॉसमॉस हो रशिया की, जाक्सा हो जापान की, अदर स्पेस एजेंसी के भी क्या करूं मैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिशन है उनको कंप्लीट करते हैं किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिशन जो इस साल का बड़ा हाईलाइटेड मिशन था, दैट इज एक्सॉम मिशन 4। कौन सा मिशन था? एक्सॉम मिशन 4। ठीक है, इसके रिगार्डिंग यूपीएससी ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन पूछ भी चुका है। 2025 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है हमारा एग्जाम मिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, एग्जाम मिशन को अगर मैं सिंपली बताऊं, इसके अंदर हमने क्या बताया था, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उसको हमने स्पेस में भेजा था। मतलब सिंपल सी बात भाषा में बात करूं तो हमने इंसानों को स्पेस में भेजने की बात की गई थी। ठीक है, ये एग्जाम मिशन किसके द्वारा करा गया था? स्पेस एक्स, आपने सुना होगा, एलोन मस्क की कंपनी है, नासा, और एग्जाम भी अपने आप में क्या एक कंपनी है। ठीक है, एग्जाम स्पेस। तो ये तीन एजेंसी ने मिलकर करा है। सबसे पहली बात, कौन सी वो तीन एजेंसी इंक्लूडेड है? स्पेस एक्स, नासा और एग्जाम। काम क्या है? जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इनको हमको कहाँ भेजना है? स्पेस में भेजना है। अब आप पूछोगे सर स्पेस में कहाँ भेजेंगे, सिर्फ घुमा के आ जाएंगे क्या? नहीं, स्पेस में हम इनको भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको याद होगा सुनीता विलियम, वो भी यहीं रुकी थी, तो हम इनको भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगला पॉइंट वहीं से कनेक्ट होता है कि सर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में कहाँ पर है, कौन से ऑर्बिट में है? तो मैं बात करूँ, ये हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके, है ना। तो ये कहाँ है? हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में है। कहाँ है? लो अर्थ ऑर्बिट में। आपको पता होगा ना, इस करमान लाइन होती है। क्या होती है? करमान लाइन। करमान लाइन के ऊपर हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पेस स्टार्ट हो जाता है। स्पेस भी हमने ऑर्बिट के अकॉर्डिंग ऐसे कर रखा है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, या जिसको अपन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये करमान लाइन से ऊपर वाला एरिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। वहां पे भी हम लो अर्थ ऑर्बिट तक गए हैं। अगर मैं आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो अराउंड 400 किलोमीटर तक हम क्या गए गए हैं इसमें। ठीक है, हम नहीं गए, कौन गया है? साइंटिस्ट गए। और हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी यहीं स्थित है। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से गए थे? क्या पीएसएलवी, जीएसएलवी इससे गए थे क्या? नहीं, हम स्पेस एक्स के जो लॉन्चिंग व्हीकल है जिसका नाम क्या है? फाल्कन 9, स्पेस उससे गए थे। अच्छा, लॉन्चिंग व्हीकल तो समझ में आ गया। लॉन्चिंग व्हीकल इसको अगर इजी लैंग्वेज में समझना हो तो क्या है भाई? कौन सा? रॉकेट था। तो रॉकेट कौन सा था बच्चों? रॉकेट था स्पेस एक्स। अच्छा, जिसमें पायलट्स बैठे थे, ये लोग 4 लोग बैठे थे, 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे, वो स्पेस क्राफ्ट कौन सा था? उसका नाम था क्रू ड्रैगन। ये आप दोनों याद रखिएगा, क्रू ड्रैगन किसका था? स्पेस क्राफ्ट का नाम था। और स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स हमारी कंपनी है जिसका फैल्कन 9 ये रॉकेट है। फैल्कन 9 इज द रॉकेट, और क्रू ड्रैगन इज अ स्पेस क्राफ्ट। दोनों में डिफरेंस होता है। लॉन्चिंग व्हीकल जो लॉन्च करेगा रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट जहां पे एस्ट्रोनॉट्स आपके बैठे होंगे। चलिए, आपको पता होगा सुधांशु शुक्ला की सक्सेसफुल री एंट्री हो गई थी इंडिया में। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ ये बैठ 3 दिन का सफर था इनका, 3 दिन ये वहां थे, वापस रिटर्न हो गए थे। इनके अलावा और कौन था? पैगी विटसन यूएसए के थे, सुधांशु शुक्ला
जो इंडिया के थे पायलट थे, जो यूएसए के थे वो कमांडर थे उसके, ठीक है। फिर पोलैंड के अपने कौन थे, स्टेनवोस, ठीक है, वो हमारे पोलैंड से थे। तिबूर कापू वो कहाँ से थे, हमारे हंगरी से थे। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स थे एग्जॉम 4 मिशन में, ठीक है। 4 से आप याद करेंगे 4 लोग थे, 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें सुधांशु शुक्ला क्या थे, एक हमारे पायलट थे। सुधांशु शुक्ला थे क्या थे, हमारे पायलट थे। अब ये मिशन क्यों किया गया, क्या इसका यूजेस है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसके इस मिशन के करने के पीछे उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात, माइक्रो ग्रेविटी हमको देखना है कि भाई आपको पता होगा ना, आज ये अर्थ है और अर्थ में मैं ऐसे खड़ा हो पा रहा हूँ, लेक्चर ले पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण हो रहा है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है। पर जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट जैसे हवा में रहते हैं क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का प्रभाव नहीं है, ग्रेविटी है जो मेरे को जोड़ के रखती है पृथ्वी से। तो जैसे जैसे मैं अर्थ से दूर जाता हूँ तो ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये मिशन का सबसे प्राइम ऑब्जेक्ट क्या था, माइक्रो ग्रेविटी, ठीक है। माइक्रो ग्रेविटी मतलब वो ग्रेविटी को मेरे को पता लगाना है कि जैसे जैसे मैं अर्थ से दूर जा रहा हूँ तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, कैसे वहां पे जो आउटर स्पेस में कैसे चीजें ट्रेवल कर रही हैं, कैसे वहां पे डिफरेंट फिनोमेना चल रहे हैं, ठीक है ना। सुधांशु शुक्ला क्या थे, पार्ट थे। अच्छा, ये हमने सुधांशु शुक्ला जी को भेजा क्यों, क्या रीजन है इसका, इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इन्हीं को क्यों चूज किया गया। इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे रीजन है भारत का एक बहुत ही अच्छा मिशन, गगनयान मिशन, जो हमने हमारी यस्टरडे की क्लास में देखा था। हमने हमारी यस्टरडे की क्लास में देखा था हमारा गगनयान मिशन, ठीक है। क्या था बच्चों गगनयान मिशन, ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन होने वाला है जहां पे हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को, भारत के जो साइंटिस्ट हैं उनको स्पेस भेजने वाले हैं। तो सुधांशु शुक्ला सिर्फ अभी एग्जाम 4 के अंतर्गत स्पेस में नहीं गए हैं, गगनयान मिशन के अंतर्गत भी सेम पर्सन जाने वाले हैं। तो हमने ये पहले ही जाके आ गए अदर कंपनीज के साथ, स्पेस एक्स एक्सोम के साथ, ठीक है। तो इसका बेनिफिट भारत को पड़ेगा, इंडिया को उसका बेनिफिट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। क्यों पड़ेगा इंडिया को उसका बेनिफिट, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बंदे हैं, वहां के जाके देख के आए हैं, ग्रेविटेशनल चीजों को पता है इनको, इनको पता है कि स्पेस में कैसे सर्वाइव किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है, क्योंकि इनको इन हैंड एक्सपीरियंस है, वहां जाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इन अगर जो गगनयान मिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो ये भारत के स्पेस सेक्टर में नए गेट्स ओपन करेगा, नए दरवाजे ओपन करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा मिशन एग्जाम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट मिशन है गगन मिशन, ये भी हमारे यूपीएससी के 2025 के पेपर में पूछा हुआ है, यूपीएससी के 2025 में ये भी पूछा हुआ गगन मिशन, ठीक है। देखिए, गगनयान अलग है, गगन मिशन अलग है, दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। गगनयान इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम गगन मिशन। गगनयान के अंदर तो हम क्या भेज रहे हैं, ह्यूमंस को भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, ह्यूमंस को भेज रहे हैं। पर गगन मिशन ऐसा नहीं है। गगन मिशन में क्या हो रहा है, पहली बात तो गगन मिशन का फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। अब तोड़ते हैं हर एक तो सबसे पहले जीपीएस तुमको पता है, आज गूगल मैप्स हम सब यूज करते हैं, तो जीपीएस को ऐड कर रहे हैं, कहाँ ऐड कर रहे हैं वो देखते हैं। जीपीएस का काम क्या होता है, नेविगेशन में होता है, ठीक है। अब यहीं से कहानी का ट्विस्ट आता है, गगनयान मिशन किसके द्वारा चलाया गया था, इसरो और एक और कंपनी है देश में, सरकारी कंपनी, इसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने देखो कभी अगर ट्रैवल करा हो किसी भी कमर्शियल फ्लाइट में, या कभी भी आपने फ्लाइट में ट्रैवल करा हो तो आपने देखा होगा ना। अच्छा, आपने धमाल मूवी देखी है ना, छोड़िए धमाल मूवी देखिए, तो धमाल मूवी में वो बमन जो होता है उसको टेक ऑफ और लैंडिंग के अंदर जो हेल्प कराता है आदमी, कि आपको रेड कलर का बटन नहीं दबाना चाहिए था, वो आदमी काम करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। मतलब जो हमारी फ्लाइट्स रहती हैं स्टूडेंट्स, उनको लैंडिंग और टेक ऑफ में जो हेल्प करते हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करते हैं। आपने एक और मूवी देखी होगी रनवे 32, उसके अंदर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जिक्र है कि फ्लाइट्स जो भी पायलट होता है उसको की बात बताना कि आप लैंडिंग के लिए भी कर सकते हैं, टेक ऑफ अभी कर सकते हैं, वेदर कंडीशन क्या है, वो काम किसका होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का करता है। अब इस काम में ह्यूमन इन्वॉल्व है, ठीक है। और कई बार देखा जाता है कि ह्यूमन नेग्लिजेंस के चक्कर में हो सकता है कि फ्लाइट क्रैश भी हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों साथ में आए और इन्होंने बोला कि हमको क्या करना चाहिए, एक गगन सिस्टम बनाना चाहिए। ये गगन सिस्टम के अंदर क्या होगा, जो ये फ्लाइट होगी ना, ये जीपीएस से तो हेल्प लेती है, उसके अलावा तीन और सैटेलाइट्स
इनको हेल्प करेगी ताकि फ्लाइट नेविगेट कर सके, अच्छे से उड़ सके, ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग में जो खतरा होता है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, जीपीएस का हम कंटिन्यू यूज करने वाले हैं, बट जीपीएस के अलावा भी हम 3 सैटेलाइट्स को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जियो 1, जियो 2 एंड जियो 3। ठीक है, याद रखिएगा मिशन किसका है, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, उनको बेटर नेविगेशन देना, बेटर टेक ऑफ और लैंडिंग के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है, ये काम अभी कौन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, मैन्युअली होती हैं चीजें, बट अब मैन्युअली हम रिप्लेस करके विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट करना चाहते हैं। वेदर्स की अच्छी अपने को जानकारी मिल जाएगी फ्लाइट्स के रिगार्डिंग, कि कोई साइक्लोन तो नहीं आ रहा, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा। चलिए, ये आपने हमारे 2025 के क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ ना कि ये जो इंपॉर्टेंट मिशंस होते हैं ना, इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं साइंस एंड टेक की बात करूं, और सॉरी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं मैं, तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को मैं दो तरह से डिवाइड करता हूं। एक जनरल स्पेस साइंस, जहां पे हम ब्लैक होल, कॉमेट्स, अलग अलग चीजें बोलते हैं, और दूसरा होता है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट मिशन, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट मिशन। तो अभी हमको इंपॉर्टेंट मिशंस देखने हैं। इसके बाद हम पार्ट 3 भी लेके आएंगे, जिसमें कुछ रिमेनिंग मिशंस जो इंडिया के नहीं है पर अदर कंट्रीज के हैं, उसको भी अपने को देखना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमारा यूपीसी 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाउ मेनी स्पेस स्टेशन गिवन अबाउ एनकरेज एंड सपोर्ट द माइक्रोग्रेविटी। कह रहा हूँ ना, माइक्रोग्रेविटी 2025 के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे ऐसे मिशन थे जो माइक्रोग्रेविटी के रिगार्डिंग थे। सबसे पहले देखिए एग्जॉम 4, मैंने आपको बताया ही 4 एस्ट्रोनॉट गए थे। क्यों गए थे, माइक्रोग्रेविटी को डिस्कस करने। गगनयान मिशन जो फ्यूचर मिशन होने वाला है हमारा, गगनयान मिशन भी हम किसको भेजने वाले हैं, ह्यूमंस को भेजने वाले हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने थे। स्पेस डेक्स, ये भी इसरो का इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, जहां पे हम डॉकिंग करते हैं। इस मिशन को हम थोड़ी 5 देर आप वेट कीजिए, इसके बाद देखेंगे। तीनों मिशन का जो इस्तेमाल था वो किसके लिए था, माइक्रोग्रेविटी के लिए था। ठीक है, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अगला जो गगन मिशन मैंने आपको बताया था, अच्छा जब प्रीवियस ईयर में ऑफलाइन पढ़ाता था तब मैं स्टूडेंट्स को बार बार बताता था। मैंने ये जो गगन मिशन है और गगनयान, स्पेस डेक्स मिशन, ये डायरेक्टली बच्चों की क्लास नोट्स में पढ़ाया था टॉपिक। ठीक है, और डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आया है। आप मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, गगन मिशन। ठीक है, गगन मिशन के अंदर क्या क्या था, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। गगन मिशन के अंदर क्या था, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर करा है, जो फ्लाइट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा। इस प्रोवाइड ग्राउंड स्टेट टू नेसेसरी ऑग्यूमेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। इट डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। बिल्कुल फाइट अपने को जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं उसमें इट्स अलाउ यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, फ्लाइट्स अच्छे से नेविगेट कर पाती हैं। इट विल बेनिफिट ओनली, आपको वैसे ही पता है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं वो गलत होती है, बट हमको समझना है, ये सिर्फ गैसिंग पे नहीं जाना है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होती है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट द अदर सोर्सेज। नहीं, गगन के साथ हमने एक चीज और जोड़ी, इसका नाम है जेमिनी। ये जेमिनी अपना गूगल जेमिनी वाला नहीं है। जेमिनी के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे फिशरमैन रहते हैं, मछुआरे रहते हैं, फिशरमैन्स की भी हम हेल्प करेंगे कि कब टाइड्स आने वाली है, कब लो टाइड्स आने वाली है, हाई टाइड्स आने वाली है, इससे क्या कर सके, जो हमारा फिश सेक्टर है वो ग्रो कर सके। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। तो आपने देखा ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। द आंसर वुड बी 1 एंड 2। तो देखिए क्वेश्चन साइंस एंड टेक के बनेंगे, आप सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के भरोसे मत जाइए। साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट को उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि इनसे भी उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 29 क्वेश्चन थे 2025 के अंदर, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट। जिस अकॉर्डिंग हम साइंस एंड टेक को कवर कर रहे हैं होलिस्टिक फॉर्म में, पीवाईक्यूज प्लस टॉपिक्स, सेम उसी मैनर में हम कवर करेंगे हमारा एनवायरनमेंट। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा भारतीय अंतरिक्ष मिशन। उससे पहले देखिए कोई मिशन ना रह तो नहीं गया, नहीं। चलिए अगला मिशन है हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इंडिया का खुद का क्या होगा, स्पेस स्टेशन होगा। इंडिया का खुद का क्या होगा, एक स्पेस स्टेशन होगा। जैसे भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, कुछ इस तरह का है ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसरो के द्वारा बनाया जाएगा ये। ठीक है,
2035 तक हमारा टारगेट है कि हम सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ ना, चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, कहाँ जाते हैं ये? लो अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं। एक क्लास के अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स भी कवर कराऊंगा कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिट कैसे होते हैं। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इसका वेट कितना है? 20 टन, मतलब काफी हैवी। 1 टन हमको पता है 1000 kg के इक्वल होता है, यहाँ तो 20 टन की बात हो रही है। पर्टिकुलर टाइम पे इसमें कितने क्रू, कितने लोग रह सकते हैं? 3 से 4 लोग रह सकते हैं, 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। इसका यूज क्या है? सीधी सी बात, माइक्रोग्रेविटी। मुझे देखना है कि स्पेस के अंदर ग्रेविटी का इम्पैक्ट कैसा है, मैं स्पेस के अंदर और मिशन कैसे कर सकता हूँ। ग्रेविटी का इम्पैक्ट ही तो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज ग्रेविटी है तभी तो मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, तो हवा में ऐसा मैं उड़ता रहता। उसके अलावा मेडिकल एक्सपीरियंस, बायोलॉजिकली, मेडिकली ग्रेविटी का इम्पैक्ट ह्यूमन पे कैसे हो रहा है। आपको पता होगा सुनीता विलियम जो थी, जो बहुत टाइम तक स्पेस स्टेशन थी, शायद अराउंड 1 ईयर थी। जब 1 ईयर वो स्पेस स्टेशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रही, आईएसएस में रही, तो उनकी जो बोन्स थी वो वीक हो गई थी। इवन आपने कभी सोचा है कि स्पेस के अंदर तो वो हवा में रहते तो ब्रश कैसे करते होंगे, खाते कैसे होंगे? ठीक है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन गया इंडिया का, तो इजीली इंडिया मून और मार्स पे क्या कर सकता है? सैटेलाइट्स को भेज सकता है, डॉकिंग कर सकता है। डॉकिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट फिनोमिना देख सकते हैं, और सोलर से रिगार्डिंग हम स्टडी कर सकते हैं, हम स्टार्स के रिगार्डिंग स्टडीज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया अगर ये कर लेता है 2035 में, तो इंडिया वो फोर्थ कंट्री बन जाएगी जिसका खुद का क्या होगा? एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा, स्पेस स्टेशन होगा। इंडिया से पहले यूएस का है, रशिया का है और चाइना का है, सेपरेट है इन लोगों का। ठीक है। बट 2035 तक अगर इंडिया बना लेती है तो इंडिया का खुद का क्या होगा? स्पेस स्टेशन होगा, इन 3 कंट्रीज के अलावा। तो इंडिया विल बिकम फोर्थ कंट्री। कल को ऐसा आ जाए कि इंडिया विल बिकम सेकेंड कंट्री जो खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन बना रही है, रॉन्ग। इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री। और 2035 तक क्या पता फिफ्थ या सिक्स भी हो जाए, जापान अपना बना दे। इसके बाद जैसे हमने अभी भारतीय स्पेस स्टेशन की बात करी, वैसे ही ऑलरेडी एक स्पेस स्टेशन है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये मैंने खुद ने देखा है, आपने भी देखा होगा पर कभी नोटिस नहीं किया होगा। कभी हम जब छत पे खड़े होते हैं तो हमको दिखता है बहुत तारे टिमटिमाते हैं, वैसे निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं तारे। वो तारे नहीं होते, वो होता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक जेवी है, जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। कौन कौन सी कंट्रीज है? नासा, रॉसकॉस्मोस रशिया, जाक्सा जापान, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और सीएसए यहाँ पे कनाडा है, चाइना नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ये 5 कंट्रीज आपको याद करनी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्या करी है? बनाए हैं। ये कब से? 1998 में इसका अपने अपन ने 1998 में इसको बना के रख दिया। अपन ने मतलब वो 5 कंट्रीज ने। और 2000, सन 2000 से इसमें कंटिन्यूस एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स आते हैं जाते हैं। ईयर 2000 से कंटिन्यूस इसमें एस्ट्रोनॉट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और 1998 में बन के ही रेडी हो चुका था। जाहिर सी बात है, ये सब स्पेस स्टेशन कौन से ऑर्बिट में होते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। अच्छा, ये इसकी खास बात देखिए, मैं बोलूँ ना मेरे को दिखा है, तो कैसे दिखा है? क्योंकि एक ऑर्बिट मतलब एक चक्कर लगाने में अर्थ का, ये सिर्फ और सिर्फ 92 मिनट्स ले लेता है। मतलब पृथ्वी के ये दिन में 15 से 16 बार चक्कर लगा लेता है। अगर मैं मानूं ये प्यारी सी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के 15 से 16 बार क्या कर देता है? चक्कर लगा देता है एक दिन में। एक चक्कर ही लगा देता है 92 मिनट्स में, मतलब 1.5 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर देता है। और 24 घंटे में ये कितना कर लेता है अपना? 15 से 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगा देता है, इसलिए मुझे दिखता है। देखो सुबह तो दिखने के चांसेस है नहीं, ये मेनली आप कब देख पाओगे? नाइट में। तो कभी आप छत पे खड़े हो तो आपको ऐसे लगता है यार ये क्या इतना तेज जा रहा है, तारे तो इतना तेज जाते नहीं है, और ऐसे 3-4 लाइट्स ऐसे जल रही हैं, तो समझ लेना वो क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये सच में विजिबल फ्रॉम द अर्थ होता है, आप अपनी नेकेड आई से, अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं। अगला है स्पेस डेक्स। इसके रिगार्डिंग भी 2025 में क्वेश्चन आया था। ये भी 2025 का काफी एम्बिशियस मिशन था इंडिया का, काफी इंपॉर्टेंट मिशन था। स्पेस डेक्स मिशन क्या है? इंडिया का पहला डॉकिंग मिशन है। डॉकिंग मतलब क्या होता है? दो सैटेलाइट्स हैं, उनको आपस में जोड़ना, डॉक करना। मतलब स्पेस के अंदर हमने क्या कर दिया? दो सैटेलाइट्स को मर्ज कर दिया, सिंपल मीनिंग। गाड़ी डॉक कर दे, डॉक कर दे मतलब पार्किंग में लगा दे, तो दो सैटेलाइट्स को अपन ने जोड़ दिया था। तो इसरो का मिशन है, किसके थ्रू किया था हमने? पीएसएलवी। पीएसएलवी क्या है? हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है, रॉकेट है। ठीक है।
यहाँ पे हमने डॉकिंग और अनडॉकिंग, सैटेलाइट को जोड़ा और फिर निकाल दिया, ठीक है। ये हमने देखा था स्पेस डेक्स किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। स्पेस डेक्स से कम कहीं स्पेस एक्स मत समझ लेना, स्पेस एक्स कंपनी है यूएसए की, एलॉन मस्क की, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। किसका मिशन है ये, हमारा इसरो का मिशन है। यहाँ पे हमने डॉकिंग किया, ये भी इस साल का काफी इंपॉर्टेंट मिशन था और ये ऑलरेडी 2025 के पेपर में आपको पूछा हुआ है, ठीक है। डॉकिंग का सिंपलिंग मीनिंग क्या होता है, ज्वाइनिंग टू स्पेस क्राफ्ट इन द ऑर्बिट। हम स्पेस में जाके दो एयरक्राफ्ट को क्या करना है, जोड़ने वाले हैं। अगला है प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन ये इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन है, ठीक है। क्या होता है प्रोबा 3 मिशन, पहले तो प्रोबा का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा हुआ नहीं, वह पूछने के चांसेस है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोबा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। अब बोलोगे सर फुल फॉर्म समझ में नहीं आ रहा, फुल फॉर्म पूछेगा भी नहीं, जैसे अभी गगन मिशन में फुल फॉर्म ऑलरेडी उसने दिया ही था, ठीक है। गगन मिशन में फुल फॉर्म ऑलरेडी उसने दिया ही था। अपने को क्या देखना है कि इस मिशन में क्या कर रहे हैं। इस मिशन के अंदर हम 2 सैटेलाइट्स को लेके आते हैं, ठीक है। हम हमने सुना होगा ना, आपने ग्रहण लग गया, सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सेम वो ग्रहण करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से ग्रहण लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक सैटेलाइट को यहाँ प्लेस करें, दूसरी सैटेलाइट को हम सन के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि जो सन की रेज है वो इस पे ना पड़ पाए, ठीक है। हमने 2 सैटेलाइट्स करी, एक सैटेलाइट को हमने यहाँ प्लेस करा, दूसरे को यहाँ प्लेस करा, जस्ट सन के पैरेलल। उससे क्या हो रहा है, एक एक्लिप्स कनेक्ट हो रहा है, ग्रहण टाइप क्रिएट हो रहा है। अच्छा आप बोलोगे सर इस ग्रहण का उद्देश्य क्या है, कैसा है, अभी वेट कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। छोड़ा किससे था हमने, ये पीएसएलवी C59 से छोड़ा था। पीएसएलवी क्या है, रॉकेट था, नंबर कौन सा है, C59, है ना। कहाँ से छोड़ते हैं, मेनली हमारे जो है कितने लॉन्चिंग स्टेशन है, मैं लास्ट क्लास में बता चुका था, 2 हमारे पास लॉन्चिंग स्टेशन है, तीसरा हमारा प्रपोज है, कोई वर्किंग नहीं है। एक कहाँ पर है हमारा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, और दूसरा है थुम्बा केरला के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा, ये वर्ल्ड का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग सोलर मिशन है। यहाँ पे टर्म क्या आ रहा है, फ्लाइंग सोलर मिशन। अभी देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे सर आदित्य L1 मिशन भी तो है, वो भी तो सोलर के रिगार्डिंग था, पर आदित्य L1 मिशन में तो हमने सैटेलाइट को L1 पॉइंट पे रख के छोड़ दिया ना। ये ऐसा मिशन है, आप जैसे मैं आपको थोड़ी देर बताया था, इस मिशन में अर्थ जिस अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, आपको पता है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, हम सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी डायरेक्शन में ये सैटेलाइट्स भी क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। और ये जो सन है उसके आसपास जितना कोरोना है, आउटर लेयर, सन की आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरोना लेयर। कोरोना लेयर को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सन से जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं उनको हम स्टडीज करेंगे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का पहला फ्लाइंग सोलर मिशन है। अभी तक जितने थे वो स्टैटिक थे, सैटेलाइट को छोड़ दिया बस। इसके अंदर हमने 2 सैटेलाइट्स को रखा है और उनके बीच की दूरी कितनी है, 150 मीटर। जो आप ये दोनों सैटेलाइट्स देख रहे थे इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सैटेलाइट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा 150 मीटर है, ठीक है। उन 2 सैटेलाइट्स के नाम क्या है, एक एक कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट और एक ऑक्यूलेटर स्पेसक्राफ्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूँ। देखिए ये 150 मीटर का डिफरेंस हो गया, ये ऑब्जर्वेशन का काम करेगी, ये आर्टिफिशियल एक्लिप्स बनाएगी, ठीक है। तो जो OSC है वो क्या करेगा, सनलाइट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। दूसरा क्या करेगा कि सनलाइट अगर ब्लॉक हो रहा है तो जो आउटर लेयर है उसका हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, ठीक है, ये वो देखिएगा आप, ठीक है। दिस क्रिएट एन आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स, ये आर्टिफिशियल सूरज ग्रहण का काम करेगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो कोरोना इफेक्ट, जो अपन को जिसको अपन कहते हैं कोरोना इफेक्ट, उसको कोरोना इफेक्ट को चेक करने के लिए काम आएगा, ठीक है। हमारा प्रोबा 3 मिशन याद रखिएगा किस किस एजेंसी के बीच में है, यूरोप एंड इंडिया। 2 सैटेलाइट्स को जोड़ा है, एक क्या करेगी, आर्टिफिशियल एक्लिप्स का बनाने का काम करेगी, दूसरा कोरोना इफेक्ट को देखने का काम करेगी, ठीक है। सन से जो सोलर फ्लेयर्स आ रही है उनको देखने का काम करेगी। इंडिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों के बीच में गैप कितना है, 150। ये कैसा मिशन है, एक फ्लोटिंग मिशन है, मतलब फ्लोटिंग नहीं, सॉरी फ्लाइंग। फ्लोटिंग तो पानी में होता है, फ्लाइंग मिशन है। सैटेलाइट पहली बार फ्लाई कर रही है और सन को स्टडी कर रही है। इससे पहले जो आदित्य L1 मिशन था वो स्टैटिक। तो प्रोबा 3 और आदित्य L1 दोनों में डिफरेंस क्या है, आदित्य L1 सोनली किसका है, इसरो का है, और प्रोबा 3 यूरोपियन स्टेट एजेंसी और इसरो। ईयर को आप एक बार मिस कर दीजिए क्योंकि ईयर तो टारगेट्स आते हैं और जाते हैं, ईयर्स वाले पॉइंट को हमको याद नहीं करना। याद रखिएगा इसमें PSLV C57 था, इसमें C59 है। एक्सटर्नल मतलब
इट इज द लार्ज रॉकेट, नॉर्मल पीएसएलवी से बड़ा था ये फ्लाइंग मिशन है, फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे लैग्रांज पॉइंट पे फिक्स है, यहाँ पे मैंने एक ही सैटेलाइट को यूज किया था, यहाँ पे 2 सैटेलाइट पे। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, यहाँ पे अपने 7 पेलोड यूज किए गए थे आदित्य L1 मिशन में, ठीक है। ये आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स बनाएगा, ये कंटिन्यूस सन का ऑब्जर्वेशन देगा, ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना की बात करेगा। जो कोरोना क्या होती है, सन की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। उसको स्टडी करेगा, और ये कंप्लीट सन को स्टडी करने का काम करेगा हमारा आदित्य L1। उसके बाद प्रीवियस क्लास में हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था जो चंद्रयान 1 है, ठीक है, जो चंद्रयान 1 है वो क्या था, एक तरह का ऑर्बिटल मिशन था। चंद्रयान 2 क्या था, वहां पे हम लैंडिंग करवा रहे थे पर फेल हो गया था, पर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो गया था, और हम भारत पहली कंट्री बन गई थी जो मून के साउथ पोल में पहुंची थी। और इसलिए हमने हर 23 अगस्त को नेशनल स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया था। तो ये इंडिया का 4th मिशन होगा जब हम चांद पे जाएंगे। तो बोले, आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो पहले ही जाके आ गए। इस बार हम चांद पे जाएंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे और वापस आएंगे। अभी तक तो हम वहां पे जाके लैंड, और वहां पे हमने लैंड करा और रोवर से हमारे रोबोट ने वहां पे घूमता रहा और हमको सिग्नल भेजता रहा, ठीक है। ये हमारा लैंडर था, और यहाँ से एक रोबोट निकलता है, रोवर, वो क्या कर रहा था, वहां पे घूम रहा है, वहां पे एनालिसिस कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से सैंपल लेंगे चांद से और अपनी कंट्री में वापस भेज देंगे, तो वो है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन होगा जहाँ पे हम लूनार मतलब चांद का क्या करेंगे, सैंपल लेंगे और रिटर्न करेंगे, ठीक है। कौन से पॉइंट से, सेम उसी शिव शक्ति पॉइंट से, याद है ना शिव शक्ति पॉइंट, मैंने आपको बताया था, जवाहर पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, ये सब पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको। तो जो शिव शक्ति पॉइंट, जो हम चंद्रयान 3 का हमारा पॉइंट था जहाँ हम लैंड करे थे मून के साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा, ठीक है। सैंपल में क्या करेगा, सॉइल, रॉक, वहां पे जो भी अवेलेबल होगा वो लेके आएगा वो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तक आपने देखा होगा कि हम एक ही रॉकेट का यूज कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही रॉकेट का यूज कर रहे थे, जीएसएलवी का। हम यहाँ पे हम 2 जीएसएलवी भेजेंगे। आप बोलोगे सर 2 जीएसएलवी क्यों भेज रहे हैं, जीएसएलवी Mark 3, वो भी बाहुबली जिसको हम कहते हैं, बाहुबली रॉकेट, सबसे बड़े रॉकेट्स हैं हमारे पास ये, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा 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 टन के ये करते हैं, सामान को कैरी कर पाते हैं, पेलोड इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। पेलोड इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम जो जीएसएलवी यूज़ करेंगे, रीज़न बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपको पता है एक तो उसमें जाके सैटेलाइट को छोड़ेगा, लैंडर रोवर को करेगा, रिटर्न भी तो लाना है। तो इसमें असेंडर मॉड्यूल मॉड्यूल डिसेंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंटर मॉड्यूल। बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर ये मॉड्यूल मॉड्यूल क्या हो रहा है, बताता हूँ आपको क्या होता है, पूरा प्रोसेस समझते हैं कैसे काम करेगा ये। सबसे पहले क्या होगा, जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है, यानी जिसमें अपना लैंडर और रोवर पड़ा हुआ है, वो सेपरेट हो जाएगा अपने जीएसएलवी से। उसके बाद जो ऑर्बिट है वहां पे सारा चीज काम क्या होगा, असेंबल्ड होंगी चीजें। उसके बाद ये साउथ पोल पे लैंड करेगा, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा। अब जो ये असेंडर है ना, जो मैं तुमको थोड़ी देर पहले बताया था, असेंडर, ये असेंडर, ये वाला असेंडर क्या करेगा, जो सैंपल उसने कलेक्ट करा है उसको उठाएगा। आपने लैंड करा, फिर रोवर रोबोट चला, रोबोट ने सैंपल निकाला, सैंपल को उठाएगा कौन, सैंपल को उठाने का काम करेगा असेंडर। क्या काम करेगा, असेंडर काम करेगा, ठीक है। फिर असेंडर ने सैंपल को काम लेने का काम किया। फिर डॉकिंग, डॉकिंग मतलब 2 चीज़ों को जोड़ना। डॉकिंग के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने एक मिशन देख लिया था, जस्ट अभी देखा, ये रहा हमारा स्पेस डेक्स, ठीक है। स्पेस डेक्स हमने मिशन देखा डॉकिंग के रिगार्डिंग। तो वो डॉक करेगा, डॉक मतलब 2 चीज़ों को जोड़ना। और उसके बाद जो हमने सैंपल हमने डॉक करा है उसको हमने रिटर्न कर दिया वापस कहाँ पे, अर्थ की सरफेस। तो ऐसे ही पूरा मिशन काम करेगा। इसके रिगार्डिंग आपको एनिमेशन वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है चंद्रयान 4 एनिमेशन वीडियो। जो सबसे पहला या दूसरा वीडियो दिखेगा ना, उसमें आपको इजीली समझ में आएगा कि असेंडर है ना कैसे काम कर रहा है, डिसेंडर कैसे काम कर रहा है। क्योंकि इतना वर्किंग तो आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 4 में क्या डिफरेंस है। याद है इसमें हम 2 जीएसएलवी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, 2 जीएसएलवी यूज कर रहे हैं। अगला है लूपेक्स मिशन। क्या है, लूपेक्स मिशन। लूपेक्स मिशन, इसको हम चंद्रयान 5 के नाम से भी जानते हैं। आप बोलोगे सर कितने चंद्रयान है, देखो इसरो इसरो के प्लान है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। चंद्रयान 5 क्या है, चंद्रयान 5
ये जापान और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। जापान और इंडिया दोनों साथ में काम करने वाले हैं इसमें, जापान एंड इंडिया। इसके अंदर जापान हमको क्या देने वाला है? जापान हमको एडवांस रोवर देगा। एडवांस रोवर, रोवर मतलब रोबोट, एडवांस रोवर देने वाला है, रोबोट करने वाला है, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, मून के साउथ पोल में जाएंगे, और बट इस बार हम चंद्रयान 3 से अलग क्या करेंगे, हम और डीप डीप में जाएंगे, एक्सट्रीम एंड्स तक जाएंगे, ठीक है। रोवर जापान का होने वाला है, और रॉकेट भी जो किसका होने वाला है, जापान का यूज करने वाले हैं। मेन ऑब्जर्वेटिव क्या है कि भाई मून, चांद पे अपने को आइस, वाटर, इसकी खोज करनी है, ताकि हम ये एक्सप्लोर कर सकें कि चांद पे भी लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। तो ये वाटर, आइस, इसकी एक्सप्लोरेशन करेगा। सॉइल, वहाँ पे जो सॉइल है ऑलरेडी, जो हम सैंपल लेके आएंगे चंद्रयान 4 में, उसको एक्सप्लोर करेगा। वहाँ पे नेविगेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकता है, ठीक है। रोवर के बेस पे हम अलग अलग टाइप का एक्सप्लोरेशन करेंगे। ये मिशन चंद्रयान 3 की कंपेयर में काफी लॉन्ग ड्यूरेशन होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं कितना लॉन्ग ड्यूरेशन हुआ, तो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि मिशन अभी अपना बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। और कितने दिनों के लिए होने वाला है या कितने सालों के लिए होने वाला है, ये अपने को बाद में मालूम चलेगा। तो याद रखिएगा, लूपेक्स 5 इज नथिंग बट चंद्रयान 5। क्या ये चंद्रयान 5 मिशन है। अगला है, आपने कभी सोचा कि वाई साउथ पोल, ये चंद्रयान का दक्षिणी ध्रुव काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा? साउथ पोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बात, अगर मैं साउथ पोल की बात करूं तो परमानेंटली स्नो कवर्ड है। अच्छा, स्नो कवर्ड है तो अपने को पानी मिल जाएगा क्या? नहीं। यहाँ पे हमको क्या मिलती है? ड्राई आइस मिलती है। क्या मिलती है? ड्राई आइस। वहाँ पे क्लाइमेट ही नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट ही नहीं है। तो जो आइस है वो काफी सॉलिड फॉर्म में है, ड्राई आइस है, एक्सट्रीमली कोल्ड है। वाटर क्या है? ट्रैप्ड है इन आइस। मतलब मान के चलो इतने सालों से यहाँ पे सिर्फ क्या है? बर्फ ही है, ड्राई आइस ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस अपनी नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? एक तरह का एनवलप है जो पृथ्वी को गर्म रखता है। अगर पृथ्वी से ये ग्रीन हाउस गैसेस खत्म हो जाए, तो पृथ्वी तो क्या बन जाएगी? एक चांद की तरह एक कोल्ड ग्लेशियर बन जाएगी, हिम पर्वत बन जाएगी, कोल्ड ग्लेशियर बन जाएगी। चलिए, अगला है शुक्रयान 1। शुक्रयान हम इंग्लिश में किसको बोलते हैं? वीनस प्लैनेट को बोलते हैं, ठीक है, शुक्र। तो ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन होगा जब हम वीनस पे जाने की बात करते हैं, शुक्र ग्रह पे बात करें तो हम। ये कैसा मिशन होगा? इसमें भी हम लैंड करेंगे क्या? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर मिशन होगा। क्या होगा? ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन मतलब कि ये जो शुक्र ग्रह है, इसकी हम ऑर्बिट में जाएंगे। ऑर्बिट मतलब बच्चों क्या होता है? जैसे ये वीनस प्लांट है ना, तो इसके आसपास की जो कक्षा होती है, ठीक है, जो एरिया होता है, जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, हम सिर्फ उसी में जाएंगे। उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ के जो आसपास का जो पाथ है, इमेजनरी पाथ होता है। ऐसे कोई ट्रैक नहीं होता, सड़क नहीं होती है, बस इमेजनरी पाथ होता है, इमेजनरी लाइन होती है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो हम भी यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो वीनस प्लांट है उसका जो आसपास का एरिया है, ठीक है, उसके आसपास का जो ऑर्बिट है, वहां पे हम जाएंगे। तो ये एक तरह का ऑर्बिटर मिशन है, यहाँ पे हम लैंडिंग नहीं करने वाले हैं। तो कल को क्वेश्चन आया था कि एज पर द शुक्रयान 1 मिशन, वी आर मतलब वी आर प्लानिंग टू लैंड ऑन वीनस प्लैनेट। नो, वी आर नॉट प्लानिंग टू लैंड, वी आर ओनली हेयर टू सेंड द ऑर्बिटर। हम ऑर्बिटर को ही भेजेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। कब आएगा? 2028 में आएगा। मिशन टाइप क्या है? ऑर्बिटर मिशन है। वीनस का एटमॉस्फेयर, मतलब हम स्पेस को पूरा, अभी इसरो इतना अच्छा काम कर रहा है, स्पेस के हर एक एंगल पे हम अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। शुक्रयान मिशन के अंदर जो पेलोड होगा, पेलोड मतलब जो सामान कैरी किया जाएगा, ठीक है, पेलोड, वो रशिया, जर्मनी के साथ हम कोलैबोरेट करके कर रहे हैं, है ना। ये कंप्लीटली इंटरनेशनल पेलोड होगा। ये मिशन में रशिया और जर्मनी भी इंडिया क्या करेंगे? साथ कोलैबोरेट करेंगे। इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होगी जिसका नाम है एरो ब्रेकिंग। एरो मतलब एयर, ठीक है। तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि जो वीनस के अगर हम ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो वो वहां पे ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा जो सैटेलाइट है वो स्लो हो जाए। सैटेलाइट स्लो होगा तो हमको बेटर इमेजेस मिलेगी, हम बेटर स्टडी कर पाएंगे। तो हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं? एरो एरो ब्रेकिंग यूज करने वाले हैं, एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। लीगो मिशन। कौन सा मिशन है? लीगो, ठीक है। लीगो का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इंपॉर्टेंट क्या है? लेजर, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेजर बीम डिटेक्ट।
कि जो स्पेस के अंदर जो अपनी लेजर्स होते हैं उसका हम यूज कैसे कर सकें कम्युनिकेशन सिग्नल्स में, जो हमारी रेज है उसका हम कैसे यूज किया जाए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। इवन इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो ब्लैक होल, आपको पता होगा पृथ्वी किससे बनी है, ब्लैक होल से। ये पूरा फटा था बिल्कुल, और अलग अलग जगह फटा तो अलग अलग आकाश गंगाएं बन गई, अलग अलग यूनिवर्स बन गए। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि जो टिनी पार्टिकल है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इसको हम पता लगाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर। विद द हेल्प ऑफ हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो रेज है उसकी हेल्प से हमको पता चले कि वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है क्या। ये आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उस पर काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस पे काम करेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। ठीक है, यहाँ पे बात करेगा कि ब्लैक होल बना कैसे, इमरजेंस कैसा हुआ उसका, है ना। ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है, अलग अलग कंट्रीज में मिलकर काम कर रही हैं। इसका लीगो का फुल फॉर्म याद देगा, लेजर इंटरफेरोमीटर्स ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे मतलब एक तरह का लेबोरेटरी है जहाँ पे ऑब्जर्व होंगी चीजें। अभी ऑलरेडी कहाँ कहाँ है लीगो स्टेशन, कहाँ कहाँ पर है, यूएस के अंदर है, अमेरिका के अंदर लीगो हैंडफोर्ट और लिविंगस्टन में है। ठीक है, एक विर्गो इटली में है, कागरा जापान में है, और एक लीगो इंडिया के महाराष्ट्र में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। जो आप इमेज देख रहे हैं ये देखते हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, तो अभी भारत में बन रहा है हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, बाकी देश के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, इवन इसरो के साथ आईआईटी है ना, टीआईएफआर, आईयूसीए, जो अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 2030 तक ये बात हो रही है कि बन के रेडी हो जाएगा। काम क्या है, सिर्फ हमको पता लगाना है कि ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी ये बने कैसे। सिर्फ इंडिया क्या पहली कंट्री है जो लीगो बना रही, नहीं, इंडिया से पहले यूएस बना चुका है, इटली बना चुका है, जापान बना चुका है। वी आर द फोर्थ वन टू क्रिएट दिस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं लाइक यूरोपियन यूनियन, लाइक नासा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट मिशन करेंगे। हम ये टारगेट करेंगे कि हमको 2024 के 2025 के जो इंपॉर्टेंट मिशन है ना वो देखना है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो मेनली करंट वाली चीजें होती हैं ना वो ज्यादा आती हैं। बट करंट का एक इशू है कि अगर बच्चों स्टैटिक क्लियर नहीं होगा ना तो करंट के क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं। तो मैं आपको कहूंगा आप पहला लेक्चर फर्स्ट देखिए, फिर सेकंड लेक्चर पे जाइए। कल की क्लास में हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जो होपफुली मैं आशा करता हूँ हमारा लास्ट लेक्चर होगा स्पेस मिशन का। उसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, लॉन्चिंग व्हीकल्स के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है लॉन्चिंग व्हीकल्स पे। मैं आपको टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि सैटेलाइट्स पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो विद इन 5 क्लास हम ट्राई करेंगे हमारा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद आई एम प्लानिंग कि मैं आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊँ। क्या पढ़ाऊँ, डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो हम ट्राई करेंगे 5 लेक्चर्स में हमारे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को हम सम अप कर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।